जब एक शिकारी जानवरों का शिकार छोड़कर इंसानों का शिकार करने लग जाता है तो आखिर कौन था ये शिकारी। इस कहानी के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 1 अप्रैल 1989 की। अमेरिका के ओहायो के टस्करावास काउंटी में एक आदमी जिसका नाम था डोनाल्ड वेलिंग, ये एक सुनसान रोड पर जॉगिंग कर रहा था कि तभी पीछे से एक रेड कलर की गाड़ी आती है और उसके पास रुकती है। और इससे पहले कि डोनाल्ड कुछ समझ पाता कि उस गाड़ी का ड्राइवर सीधे ही डोनाल्ड पर गोली चला देता है और फिर वो वहां से अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है। गोली इतने पास से चलाई गई थी कि डोनाल्ड वेलिंग की वही तुरंत मौत हो जाती है। अब ये हत्याकांड एक ऐसी सुनसान जगह पर हुआ था जहां पर कोई भी विटनेस मौजूद नहीं था और इसके बाद फिर पुलिस पूरी छानबीन करने के बाद भी उस जगह से ना तो कोई सबूत मिले और ना ही कोई मोटिव मिला कि इसकी हत्या क्यों हुई है। इस शूटिंग के ठीक 19 महीने बाद यानी कि 10 नवंबर 1990 को एक दूसरी जगह पर जेमी पैक्सटन नाम का एक लड़का अपने फार्म में काम कर रहा था कि तभी दूसरी ओर वहीं सेम रेड कलर की गाड़ी आती है और उस गाड़ी के ड्राइवर के हाथ में स्नाइपर राइफल थी और फिर वो उस जेमी पैक्सटन पर निशाना लगाकर उसको शूट कर देता है और जेमी की भी वही उसी वक्त तुरंत मौत हो जाती है। और इस बार भी पुलिस को ना तो कोई सबूत मिलते हैं और ना ही कोई विटनेस। जेमी के मर्डर पर पुलिस ने काफी छानबीन की, जेमी के सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बातचीत की, लेकिन उसकी हत्या का कोई भी मोटिव उनको नहीं मिला। जेमी की ना तो किसी से दुश्मनी थी और ना ही किसी से कोई विवाद। और जब पुलिस को कोई मोटिव नहीं मिलता तो जिसने ये किया है उस खूनी को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया। और अब इस कत्ल के ठीक 10 दिन बाद ही 20 नवंबर 1990 को फिर एक और शूट आउट होता है और एक और लड़के की जान जाती है। ये शूट आउट भी सेम उसी तरह हुआ था, पहले जो हुआ था ठीक उसी तरह से हुआ था। किलर बहुत ही ज्यादा चालाक था और पुलिस से एक कदम आगे ही था, क्योंकि जब तक पुलिस क्राइम सीन पर आती थी तब तक वो वहां से फरार हो जाता था और वो ये सब क्राइम अलग अलग जगहों पर कर रहा था ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत समय बर्बाद हो सके। अब इस तीसरे मर्डर के बाद जो किलर था वो एक लोकल न्यूज़पेपर में एक चिट्ठी लिखता है। इस चिट्ठी में वो जेमी पैक्सटन के मर्डर के बारे में एकदम डिटेल में लिखता है। इस चिट्ठी में इसने लिखा था कि मैं वैसे तो एक सामान्य ही इंसान हूँ और मैं जेमी को जानता भी नहीं था, उससे पहले मैं कभी मिला भी नहीं था, लेकिन कभी कभी मेरे अंदर कोई एक राक्षस आ जाता है, एक जानवर जैसा, और वो मुझे कमांड करता है कि मुझे ऐसे लोगों को मारना चाहिए और मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। इसके बाद 14 मार्च 1992 को एक और शूट आउट होता है और ये भी ठीक उसी तरह ही होता है जैसे पहले 2 हुए थे। लेकिन दोस्तों इस बार एक चीज अलग होती है, जिस जगह पे ये शूट आउट हुआ था वो एक फेडरल जमीन थी, तो इस केस में अब FBI भी शामिल हो जाती है। अब इस किलर को पकड़ने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाता है। इस टास्क फोर्स में FBI के साथ साथ 3 डिफरेंट काउंटीज की पुलिस भी शामिल थी, क्योंकि ये सारे के सारे जो खून है वो जंगल के आसपास एक सुनसान रास्तों पर हुए थे जहाँ पर कोई घर वगैरह भी नहीं थे। पुलिस अपना काम तो कर रही थी लेकिन उसको पकड़ना तो दूर, पुलिस उसकी पहचान भी नहीं कर पा रही थी। और इसी बीच 5 अप्रैल 1992 को एक और शूट आउट होता है और एक और लड़का मारा जाता है। तब तक कुल मिलाकर 5 लड़के मारे जा चुके थे। अब पुलिस की जो खोज थी वो और तेज होती जा रही थी, लेकिन ये फिर भी नहीं रुक रहा था। उसी साल 21 जुलाई 1992 को ये फिर से 2 लोगों को मारने की कोशिश करता है, पर वो लोग इसको देख लेते हैं। इसके बाद ये घबराकर वहां से भाग जाता है, पर उन लोगों ने इसकी गाड़ी देख ली थी। अब दोस्तों जब पुलिस इसको पकड़ नहीं पा रही थी तो और ये शूट आउट के ऊपर शूट आउट करते जा रहा था, तब पुलिस ने फिर पब्लिक की मदद लेने की सोची और इसके लिए पुलिस ने इसकी जो प्रोफाइल बनाई हुई थी वो पब्लिक कर दी और साथ में एक नोटिस दिया जिसमें लिखा था कि किसी के पास भी इसकी जानकारी हो तो वो तुरंत पुलिस को संपर्क करें। इसके बाद एक आदमी जिसका नाम था रिचर्ड फ्लाई, उसका पुलिस को फोन आता है। वो बताता है कि उसका स्कूल में एक फ्रेंड था जिसका बर्ताव एकदम इस शूटर की तरह ही था। इस आदमी का नाम था थॉमस लेन डिलन। रिचर्ड ने बताया कि वो दोनों पहले दोस्त थे और वो दोनों मिलकर ऐसा काम करते भी थे कि कहीं भी सुनसान इलाके में रुक जाएं, सुनसान इलाके में
जो साइन बोर्ड होते हैं उनको शूट कर देना, फिर जानवरों को शूट कर देना, ये सब पहले वो काम कर चुके थे दोनों मिलकर। ये काम ये दोनों ऐसे ही मजे मजे में कर दिया करते थे। लेकिन बाद में रिचर्ड को लगा कि थॉमस डिलन जो है वो बहुत ही ज्यादा हिंसक और साइकोपैथ है, क्योंकि ये अपने पालतू जानवरों तक को मार दिया करता था और ये कहीं भी आगजनी कर देता था। रिचर्ड ने ये भी बताया कि ये जो थॉमस है ये टेड बडी सीरियल किलर से प्रभावित है। इसके बाद रिचर्ड ने बताया कि वह कई सालों से थॉमस को मिला भी नहीं है, लेकिन 1989 में यानी कि जिस साल ये कत्ल होने शुरू हुए थे उसी साल इन दोनों की मुलाकात हुई थी और फिर ये दोनों पुराने दोस्त आपस में मिल चुके थे। जब ये दोनों इतने सालों के बाद मिले तो ये एक गाड़ी में बैठकर कहीं निकल जाते हैं और ऐसे ही एक दूसरे से पर्सनल बातें करते रहते हैं और इसी बातचीत में ये जो थॉमस है ये रिचर्ड को बहुत सारी बातें बता देता है। वो रिचर्ड को बोलता है कि क्या तुम्हें कभी लगता है कि मैं कभी किसी को मार सकता हूँ, और ये भी बोलता है कि अगर तुमको किसी को मारना है और पुलिस से भी बचना है तो उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। इस तरह की बातें वो रिचर्ड से कर रहा था। रिचर्ड ने पुलिस को ये भी बताया कि जो थॉमस है उसके पास एक रेड कलर की गाड़ी है। अब ये एक बहुत बड़ी लीड थी पुलिस के लिए और पहली बार पुलिस के पास एक ऐसा आदमी था जो कोई अननोन नहीं था बल्कि वह इस किलर को अच्छे से जानता था। इसके बाद फिर पुलिस ने थॉमस की निगरानी करनी शुरू कर दी। पुलिस फिर थॉमस के ऑफिस भी गई ये पता करने के लिए कि जिन दिनों ये हत्याएं हुई थी उन दिनों थॉमस कहाँ था। तो पुलिस को ये मालूम चला कि जिन दिनों में ये हत्याएं हुई थी उन दिनों में थॉमस का ऑफिस या तो बंद था या फिर 2 दिन ऐसे थे जिसमें थॉमस ने छुट्टी ली हुई थी और इन्हीं 2 दिनों में ये हत्याएं हुई थी। जब पुलिस इसको ढूंढ रही थी तब पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि ये ऐसे ही सुनसान रास्तों पर निकल जाता है और बिना किसी वजह से किसी जगह पर अपनी बंदूक निकालकर गोली चला देता है या फिर वो आग लगा देता है। अब इसकी इन सब हरकतों को देखकर पुलिस को इस पर पूरा शक हो गया और इसकी जो निगरानी थी वो पुलिस ने और बढ़ा दी। यहाँ तक कि एयरप्लेन से भी इस पर निगरानी रखना शुरू कर दिया गया। बहुत दिन निकल गए थे और ये शूट आउट हो रहे थे और पुलिस इसको नहीं पकड़ पा रही थी। तब पुलिस ने एक चाल चली और पुलिस को ये पता था कि उनके पास फिजिकल एविडेंस नहीं है और अगर इसको सजा दिलवानी है तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तब पुलिस ने एक चाल खेली कि इसने इलीगल काम किया था, यानी कि इसके ऊपर एक केस था कि ये गन्स अपने पास नहीं रख सकता था। अब पुलिस ने जो चाल चली थी वो थी कि पुलिस इसको गिरफ्तार करेगी इलीगल आर्म्स पोसेशन के केस में, लेकिन इसको ये नहीं बताएगी कि उसको इस केस में गिरफ्तार किया गया है इलीगल आर्म्स पोसेशन के केस में। इसको पुलिस ये बताएगी कि ये जो स्नाइपर शूट आउट हो रहे हैं उसके लिए गिरफ्तार किया गया है और वो स्वीकार कर दे। इसके बाद फिर 1 नवंबर 1992 को पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है इलीगल आर्म्स पोसेशन के लिए। इसको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस फिर इसके घर की भी तलाशी लेती है, लेकिन पुलिस को इसके घर में कुछ ऐसा नहीं मिला। अब बिना किसी फिजिकल एविडेंस के पुलिस को भी मालूम था कि वो इसको ज्यादा देर तक लॉकअप में नहीं रख सकते, लेकिन तभी पुलिस को एक और टिप मिलती है कि 2 साल पहले जो ये थॉमस है वो एक डीलर को एक स्नाइपर राइफल बेचता है और ये वही राइफल थी जिससे थॉमस ने ये सारे के सारे मर्डर किए थे। जब पुलिस को वो राइफल हाथ लगती है तो वो फिर से एक टेस्ट करते हैं, यानी कि जो गोली चलती है तब कुछ निशान उसमें बन जाते हैं गोली में। तो वो उन्हीं निशानों को चेक करके ये पता लगाया जा सकता था कि जो खून हुए हैं इस गोली से वो इसी बंदूक से चली है कि नहीं। और पुलिस ने जब ये किया तो उनको ये मालूम चल भी गया कि वो गोली इसी बंदूक से चली है। फिर पुलिस को 1989 से लेकर 1992 तक अब जाकर 3 सालों में एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल एविडेंस मिल चुका था। इसके बाद फिर 12 जुलाई 1993 को कोर्ट में ये दोषी साबित हो जाता है और कोर्ट इसको प्रत्येक खून के जुर्म में 30 साल की सजा सुनाती है। ये सजा इसको बिना पैरोल के हुई थी और जब इसको कोर्ट से ले जाया जाता है तो इसके चेहरे पर कहीं भी कोई पछतावा नहीं था, बल्कि ये हंस रहा था। इसके बाद फिर 21 अक्टूबर 2011 को इसकी जेल के ही हॉस्पिटल में कैंसर की वजह से मौत हो जाती है। तो ये थी कहानी आज की। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ।